नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोडीन केस में बुलडोजर एक्शन की तैयारी, फातिहा पढ़ने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। यूपी विधानसभा में सपा पर जमकर बरसे सीएम योगी। खबर में आगे जिक्र होगा कि पीएम मोदी और अमित शाह से मिले सीएम नीतीश कुमार। बिहार को लेकर कई मुद्दों पर हुई चर्चा। आगे जिक्र होगा कि निकाय चुनाव में महायुति की शानदार जीत, पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा महाराष्ट्र विकास के साथ खड़ा है। आगे आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी सेना पर बीएलए और बीएलएफ लड़ाकों ने किया बड़ा हमला, नौजवानों की मौत। और इसी के साथ जिक्र होगा मौसम का। उत्तर भारत के 15 शहरों में घने कोहरे से छाएगा अंधेरा। बिहार झारखंड में आईएमडी का टेंशन वाला अलर्ट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कोडीन केस में बुलडोजर एक्शन की तैयारी, फातिहा पढ़ने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। यूपी विधानसभा में सपा पर जमकर बरसे सीएम योगी। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोडीन सिरप घोटाले और वंदे मातरम को लेकर विपक्षी दलों को घेरा। उन्होंने सबूतों के साथ दावा किया कि सिरप तस्करी के मुख्य आरोपियों के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। बकौल सीएम, जो भी अपराधी होगा बचने नहीं पाएगा। आपको बता दें कि यहां पर फातिहा पढ़ने के लायक भी उनको नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर इतिहास में तुष्टीकरण की राजनीति शुरू करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि सीएम योगी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोडीन सिरप मामले और राष्ट्रीय गौरव के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सदन में फोटो और दस्तावेज के साथ दावा किया कि कोडीन सिरप के इल्लीगल डाइवर्जन में शामिल अमित यादव जैसे आरोपी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं। सीएम ने बताया कि यूपी पुलिस और एसटीएफ ने 1000 से अधिक नमूने लेकर कड़ी कार्रवाई की है और इन आरोपियों को सपा सरकार के समय ही लाइसेंस मिले थे। संबोधन के दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम के अंश हटाने को तुष्टीकरण की पहली आधिकारिक मिसाल बताया और विरोध करने वालों से माफी की मांग की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी और अमित शाह से मिले सीएम नीतीश कुमार। बिहार को लेकर कई मुद्दों पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संग बैठक की। इस बैठक में नीतीश के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इन दोनों बैठकों में सीएम ने बिहार से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार ने रविवार को दिल्ली पहुंचकर स्वास्थ्य जांच कराई और सुबह 11:30 पर पीएम मोदी से मिले, जबकि दोपहर वो शाह से उन्होंने मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से बिहार के विकास, केंद्र राज्य समन्वय, कैबिनेट विस्तार, बिहार के लिए विशेष पैकेज और एनडीए की भविष्य की रणनीति पर बातचीत हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। निकाय चुनाव में महायुति की शानदार जीत, पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा महाराष्ट्र विकास के साथ खड़ा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित महायुति गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की। रविवार को जारी हुए 288 सीटों के परिणाम में महायुति को 207 सीटों पर जीत मिली। पीएम मोदी ने इस जीत के लिए महाराष्ट्र की जनता को बधाई दी है। पीएम मोदी एक्स पर उन्होंने लिखा कि ये लोगों पर आधारित विकास के हमारे विजन में भरोसे को दिखाता है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी ने नगर परिषद अध्यक्ष के 207 पदों पर जीत हासिल की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। पाकिस्तानी सेना पर बीएलए और बीएलएफ लड़ाकों ने किया बड़ा हमला, नौजवानों की मौत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी सशस्त्र समूहों के हमलों में पाकिस्तानी सेना के नौजवान मारे गए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 6 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है। वहीं बीएलएफ ने 3 जवानों को मारने की बात कही है। बीएलए ने बीते सप्ताह के आखिर में जारी एक बयान में कहा कि उसके लड़ाकों ने बलूचिस्तान के क्वेटा, कच्ची और केच जिलों में 3 अलग अलग हमलों में 6 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया। सबसे बड़ा हमला राजधानी क्वेटा को बाहरी इलाके में किया गया, जहां रिमोट कंट्रोल से आईईडी ब्लास्ट के जरिए पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया गया। बीएलए के प्रवक्ता जयंत बलूच ने यह जानकारी दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर भारत के 15 शहरों में घने कोहरे से छाएगा अंधेरा। बिहार झारखंड में आईएमडी का टेंशन वाला अलर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कश्मीर और हिमाचल में बारिश के बाद अब घने कोहरे से लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। खास करके उत्तर भारत के अधिकांश शहरों में घने कोहरा अपना रौद्र रूप दिखाएगा। वहीं दिल्ली, बिहार और झारखंड में भी लोगों की मुसीबत बढ़ने वाली है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी से कई गाड़ियां रास्ते में फंस गई हैं। इधर श्रीनगर हवाई अड्डे पर 11 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उत्तराखंड में भी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक 23 दिसंबर को उत्तर भारत में लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। यहाँ के 15 प्रमुख शहरों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, टुंडला, बाराबंकी, मुजफ्फरनगर और गौतम बुद्ध नगर में सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 10 बजे तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम, सोनीपत और पानीपत में घने कोहरे से सुबह के समय अंधेरा
छाया रहेगा। पंजाब के अमृतसर, पटियाला और फरीदकोट में सुबह के समय घने कोहरे के दौरान सतर्क रहने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सुबह के समय धुंध लोगों को परेशान करेगा। दिल्ली में 23 दिसंबर को शीतलहर के साथ साथ सुबह का समय घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। सुबह के समय यात्रा करने के दौरान लोगों को सतर्क रहना चाहिए। वहीं दिल्ली में 16 स्थानों पर AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अटल जयंती पर 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे अमित शाह। ग्वालियर में औद्योगिक महाकुंभ। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर प्रोजेक्ट लॉन्च इवेंट वाजपेयी की जन्म स्थान ग्वालियर में होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य सरकार औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए वाजपेयी की जयंती पर ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन कर रही है। सीएम यादव ने इंदौर में पत्रकारों से कहा कि केंद्रीय मंत्री शाह इस समिट में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में शाह राज्य के अलग अलग हिस्सों में स्थित 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा औद्योगिक परियोजनाओं का एक साथ शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। $20 मिलियन की डील भारत न्यूजीलैंड के बीच FTA पर पीएम मोदी ने दोस्त लक्सन को यूं दी बधाई। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लग गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इस सिलसिले में टेलीफोन पर बातचीत की और दोनों नेताओं ने मिलकर एक अहम भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की। दोनों देशों के बीच $20 मिलियन का निवेश होगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में एक बड़ा पल आया है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को लेकर जोरदार कोशिशें हुई हैं। मेरे दोस्त प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और मैंने कुछ देर पहले ऐतिहासिक भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने के बाद बहुत अच्छी बातचीत की। ये समझौता सिर्फ 9 महीने में पूरा हो गया। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और ये दिखाता है कि दोनों देश आर्थिक रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूनुस का होगा तख्ता पलट, इनकलाब मंच की धमकी, उस्मान हादी के कातिल पकड़ो या गद्दी छोड़ो। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर बवंडर उठने के आसार हैं। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद देश की कमान संभालने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अब खुद एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़े हैं। जिस छात्र शक्ति और क्रांतिकारी संगठनों ने उन्हें उम्मीद की किरण मानकर सत्ता के शीर्ष पर बैठाया था, अब वही संगठन उनके तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं। उस्मान हादी के कातिलों की गिरफ्तारी न होने से नाराज इनकलाब मंच ने धमकी दी है कि अगर कातिल नहीं पकड़े गए तो यूनुस को जाना होगा। इनकलाब मंच के प्रवक्ता ने कहा कि उस्मान हादी की हत्या के मामले में अगर तुरंत न्याय नहीं मिला तो वो इस अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ढाका की सड़कों पर फिर से वही नारे गूंजने लगे हैं जो कुछ महीने पहले हसीना सरकार के खिलाफ गूंजते थे, लेकिन इस बार निशाना यूनुस सरकार है। 2 हफ्ता बीतने के बावजूद कातिलों का सुराग नहीं मिलने पर इनकलाब मंच उग्र है। सोमवार को इनकलाब मंच के पदाधिकारियों ने बड़ी बैठक की और इसमें यूनुस सरकार को साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया। इनकलाब मंच के प्रवक्ता और प्रमुख युवा नेता उस्मान हादी की कुछ दिनों पहले निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस्मान हादी उन चेहरों में से एक थे जिन्होंने बांग्लादेश में बदलाव की बयार लाने में अहम भूमिका निभाई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अयोध्या राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर को प्रतिष्ठा द्वादशी पर 7 उपमंदिरों पर होगा ध्वज आरोहण। जी हां दोस्तों, अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ इस वर्ष 31 दिसंबर को बड़े ही धार्मिक और उत्सवपूर्ण माहौल में मनाई जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है और ये दिन राम भक्तों के लिए एक बार फिर आस्था, श्रद्धा और उत्साह का प्रतीक बनने जा रहा है। इस खास मौके पर राम मंदिर परिसर में स्थित 7 उपमंदिरों के शिखरों पर ध्वज फहराने का कार्यक्रम रखा गया है। ये उपमंदिर भगवान शिव, सूर्यदेव, गणपति, हनुमान जी, भगवती, अन्नपूर्णा और शेषावतार से संबंधित है। इन सभी मंदिरों का निर्माण और सजावट का कार्य अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, जिसके बाद ये शुभ आयोजन संभव हो पाएगा। ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें पूरे कार्यक्रम की अंतिम रूपरेखा तय की जाएगी। इस बैठक में आयोजन की व्यवस्थाओं, सुरक्षा, धार्मिक अनुष्ठानों और अतिथियों की भूमिका पर चर्चा होगी। ट्रस्ट अधिकारियों के अनुसार इस समारोह में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। संभावना है कि दोनों नेता मिलकर 7 उपमंदिरों के शिखरों पर संयुक्त रूप से ध्वज फहराएंगे। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुनीर के गले की फांस बनी अमेरिका की दोस्ती, गाजा में सेना भेजने का प्रेशर, अपने ही जाल में फंसा पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान इस समय अमेरिका से दोस्ती मजबूत करने की कोशिश में
लगा हुआ है और इस बीच अमेरिकी पाकिस्तान पर गाजा में शांति सेना भेजने का दबाव बना रहा है, जिसको लेकर असीम मुनीर मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गाजा शांति समझौते को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे पाकिस्तान में सत्ता हिल रही है। उन्होंने पाकिस्तान की गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल होने की पेशकश या विचार करने के लिए आभार जताया। मार्को रूबियो ने कहा कि हम पाकिस्तान के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इसका हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया है या कम से कम इसका हिस्सा बनने पर विचार करने को कहा है। बता दें कि मार्को रूबियो ट्रंप के गाजा पीस प्लान के तहत पाकिस्तानी सेना को गाजा भेजने की बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना इस मुद्दे पर भटी हुई दिखाई दे रही है। फील्ड मार्शल असीम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान के लोग सड़कों पर उतर आए। राजनीतिक दलों और खासकर मुनीर को इतना ताकतवर बनाने वाली सरकार भी इससे सहमत नहीं है। ऐसे में असीम मुनीर मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयान के बाद पाकिस्तान में ऐसी खबरें फैलने लगी हैं कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर निकट भविष्य में वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं और इसके बाद से पाकिस्तान की जनता, मीडिया, सेना, सरकार और अन्य राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल फतह की पूरी तैयारी में भाजपा। पीएम के बाद बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे अमित शाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बंगाल में कुछ महीने बाद होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य में सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य के साथ पार्टी के शीर्ष नेताओं के दौरे का सिलसिला अब तेज होने जा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार को नदिया जिले के ताहिरपुर में जनसभा के बाद अब साल के अंत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रदेश भाजपा के सूत्रों के अनुसार अगर सब कुछ ठीक रहा तो गृह मंत्री 29 और 30 दिसंबर को कोलकाता के दौरे पर रहेंगे। बताया गया कि इस दौरे में शाह राज्य के भाजपा नेताओं के साथ संगठनिक बैठकें कर चुनावी तैयारियां, विशेषकर बूथ स्तर की मजबूती और संगठनात्मक समन्वय की समीक्षा करेंगे। वहीं नए साल के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री का अगला पड़ाव उत्तर बंगाल होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिंदू एकजुट हो तो बदल जाएगा बंगाल। बांग्लादेश पर भी खुलकर बोले मोहन भागवत। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गंभीर चिंता जताई है। रविवार को उन्होंने कहा कि वो वहां अल्पसंख्यक हैं और स्थिति काफी कठिन है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लखनऊ में पीएम मोदी के दौरे से पहले यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम योगी समेत कई नेता रहे मौजूद। जी हां दोस्तों, लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यालय में 21 दिसंबर को एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के लखनऊ आगमन और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा करना था। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के 25 दिसंबर के लखनऊ दौरे को लेकर विस्तृत रणनीति बनाई गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रदेश आगमन की तैयारियों के लिए ये बैठक की गई ताकि कार्यक्रम ऐतिहासिक और सफल हो। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट किया कि बैठक का एकमात्र उद्देश्य अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर होने वाली रैली की रूपरेखा तय करना था, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। सीएम नीतीश पहुंचे दिल्ली, पीएम मोदी अमित शाह से मुलाकात संभव। जी हां दोस्तों, बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से दिल्ली पहुंच गए हैं। सूत्रों के अनुसार दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होने की प्रबल संभावना है। इस मुलाकात को बिहार की नई सियासी परिस्थितियों और भविष्य की रणनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। वहीं दोस्तों, राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस बैठक में केंद्र राज्य संबंधों, विकास योजनाओं और एनडीए के भविष्य के रोडमैप पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद ये उनका पहला दिल्ली दौरा है। गौरतलब है कि हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। एनडीए को कुल 203 सीटें मिली, जिसमें बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जेडीयू को 85, लोजपा को 19, हम को 5 और रोलोमो को 4 सीटों पर जीत मिली। इस जीत के बाद पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। और इसी कड़ी में अब दिल्ली में सीएम नीतीश और पीएम मोदी की संभावित मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राष्ट्रपति ने जी राम जी बिल को दी हरी झंडी, मनरेगा बना इतिहास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वीबी जी राम जी बिल 2025 ग्रामीण परिवारों के लिए वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिन तक बढ़ाता है। मनरेगा के नाम बदलने
बदलने को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है और विपक्ष ने नए बिल को काला कानून बताया है। संसद ने गुरुवार 18 दिसंबर को विपक्ष के विरोध के बीच विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को पारित किया था। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधेयक पर कहा था कि कांग्रेस ने बापू के आदर्शों की हत्या की, जबकि मोदी सरकार ने उन्हें जिंदा रखा है। वहीं दोस्तों, मनरेगा कानून के तहत पहले 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, जिसे अब बढ़ाकर 125 दिन तक कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में कहा था कि इस विस्तार के लिए कुल 1,51,282 करोड़ रुपए की पर्याप्त धनराशि प्रस्तावित की गई है। ये राशि में केंद्र सरकार का हिस्सा 95,000 करोड़ रुपए से अधिक है। चौहान ने बताया था कि नई योजना के अनुसार सरकार गारंटी देने के अलावा एक पूर्ण गांव, एक विकसित गांव, एक रोजगार संपन्न गांव और एक गरीबी मुक्त गांव बनाने की योजना बना रही है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार पर मनरेगा जैसे ऐतिहासिक कानून का अपमान करने का आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार ने आगामी बजट के लिए जनता से मांगे सुझाव, सबका साथ सबका विकास पर जोर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर केंद्र सरकार ने आगामी बजट 2026-27 के लिए आम जनता से सुझाव मांगे हैं ताकि देश के लिए नए नियम और योजनाएं बनाई जा सकें। MyGov इंडिया की ओर से एक एक्स पोस्ट में लोगों को इस महत्वपूर्ण कार्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सरकार ने पोस्ट में कहा कि जनता की अंतर्दृष्टि के साथ बजट का निर्माण, संघीय बजट 2026-27 के लिए अपने सुझाव साझा करें और समावेशी विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों में योगदान करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट को लेकर कई दौर की बजट पूर्व परामर्श पर कर चुकी हैं। इस महीने की शुरुआत में विभिन्न उद्योग संगठनों ने भी बजट को लेकर अपने सुझाव दिए थे। इसमें छोटे व्यवसायों के लिए आसान कर, सस्ता ऋण और सरल नियमों की मांग की गई है। आम बजट 1 फरवरी 2026 को पेश किए जाने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सौर ऊर्जा अब 4 घंटे का ईंधन नहीं, हम दुनिया को देंगे सस्ती स्वच्छ ऊर्जा, बोले मुकेश अंबानी। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने भारत के ऊर्जा भविष्य और न्यू इंडिया की बदलती तस्वीर पर बड़ा बयान दिया है। मुंबई में आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने देश में ग्रीन एनर्जी को संभावनाओं और युवाओं की आकांक्षाओं पर खुलकर बात की। ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति की तैयारी। मुकेश अंबानी ने संकेत दिया कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दहलीज पर खड़ा है। सौर ऊर्जा को लेकर पारंपरिक सोच को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि हम स्थानीय ऊर्जा समस्याओं को सुलझाने के बेहद करीब हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग अब केवल 4 घंटे के ईंधन के रूप में नहीं किया जाएगा। हम सौर ऊर्जा का प्रयोग उन समस्याओं को हल करने के लिए कर सकते हैं जिनसे भारत लंबे समय से जूझ रहा है। भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए RIL चेयरमैन ने कहा कि रिलायंस न केवल भारत बल्कि दुनिया के अधिकांश हिस्सों के लिए एक मिसाल पेश करेगा। उन्होंने कहा कि हम रास्ता दिखाएंगे कि कैसे ग्रीन और क्लीन एनर्जी को प्रचुर मात्रा में और किफ़ायती दरों पर उपलब्ध कराया जा सकता है। मुकेश अंबानी ने अपने पिता और रिलायंस के संस्थापक धीरूभाई अंबानी को याद करते हुए कंपनी के मूल उद्देश्य के बारे में भी बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रेल का सफर होगा महंगा, 26 दिसंबर से बढ़ने वाले हैं टिकट के दाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप रेल से सफर करते हैं तो फिर ये खबर आपको झटका देने वाली है। दरअसल भारतीय रेलवे ने मेल एक्सप्रेस के टिकट के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। रेलवे की ओर से किराए में बढ़ोतरी 26 दिसंबर से लागू होने जा रही है। खासतौर पर ट्रेन के जरिए लंबी दूरी का सफर तय करने वाले यात्रियों को अब सफर के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से लागू होने वाले नए किराए के स्ट्रक्चर की घोषणा कर दी है। इसमें ऑर्डिनरी क्लास में 215 किलोमीटर से कम की रेल यात्रा पर कोई बोझ नहीं बढ़ाया गया है, यानी इसके लिए किराए में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। लेकिन 215 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा के लिए ऑर्डिनरी क्लास में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और मेल एक्सप्रेस नॉन AC और AC क्लास के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर किराए में बढ़ोतरी लागू होने जा रही है। आपको कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ओमान में PM मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड। पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान को नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जॉर्डन के बाद अब ओमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत देखकर पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। मुस्लिम देशों में उन्हें जिस तरह से वेलकम किया गया वो पाकिस्तानियों को परेशान कर रहा है।
पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के अंदर जो हिस्टोरिक वेलकम मिला है, मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों को अलग नज़रिए से देखा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा चाहा है कि मुसलमान दुनिया भारत को कश्मीर के लेंस से देखे। पाक एक्सपर्ट का कहना है कि ओमान में पीएम मोदी की जो खातिरदारी की जा रही है, उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट है। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि भारत और ओमान के क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से सारे ऑप्टिक्स बदल रहे हैं। भारत की ओमान में जो इंटरेस्ट है वो सिक्योरिटी से जुड़े हैं। एक तो मैरीटाइम पर केंद्रित है और ओमान गल्फ रीजन और वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर भारत का महत्वपूर्ण पार्टनर है। भारत के 40% तेल का इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए हो जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एग्जिट और एंट्री पॉइंट के ऊपर है। उन्होंने बताया कि ओमान के साथ कॉरपोरेशन का भारत को क्या फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई दिक्कत होती है तो भारत और ओमान की नौसेना एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और साथ ही ऐसी किसी भी स्थिति में ओमान पहले ही भारत को आगाह कर सकता है।